सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आज है 38वां दिन और इस संघर्ष के खत्म होने के फिलहाल तो कोई संकेत नहीं मिल रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अब ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है कि वो मंगलवार तक हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, नहीं तो नरक बना दिया जाएगा। अब ये बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिस पर ईरान ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए जवाब दिया कि अगर हमले हुए तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। अमेरिका इजराइल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं रहेगा, ये बात ईरान की तरफ से कही गई। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, क्योंकि इसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। इस संघर्ष के चलते वैश्विक असर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप के डेडलाइन के साथ बड़ा दाव। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने डेडलाइन दी और ट्रंप की डेडलाइन के साथ ये बड़ा दाव भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खेलते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि ईरान को ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया तो कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई और बढ़ती हुई नजर आएगी। हॉर्मुज नहीं खोलने पर सीधे तौर पर ये चेतावनी इस समय दी गई है और समय दिया गया है ईस्टर्न टाइम के हिसाब से मंगलवार रात 8 बजे का। तो ये डेडलाइन इस समय दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि इसको लेकर जवाब भी दे दिया गया है। ईरान ने सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से जवाब भी इसको लेकर दिया गया है और ईरान को ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, डेडलाइन के साथ ही बड़ा दावा और हॉर्मुज नहीं खोलने पर यह वार्निंग इस समय दी गई है और साथ ही समय दिया गया है मंगलवार रात 8 बजे का ईस्टर्न टाइम के अनुसार। और इसके साथ ही ये बयान दिया उन्होंने इस पोस्ट के जरिए कि अगर नहीं खोला तो नर्क बना देंगे, पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। पहले भी, हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डेडलाइन दे चुके हैं और उसके बाद में अब एक बार फिर से ईरान को ये डेडलाइन दी गई है। और ईरान जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डेडलाइन देते हैं, एक समय निर्धारित करते हैं, तुरंत ही ईरान पलटवार करता हुआ नजर आता है और वो साफ कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी नहीं खोला जाएगा। और एक बार फिर से इसी तरीके का कुछ जवाब ईरान की तरफ से भी सामने आया और कहा कि हमले का उसी तरह से जवाब मिलेगा जैसा हमला उसके ऊपर किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान सामने आया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी हमले के लिए उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है और निशाने पर यूएस यानी कि अमेरिका और जो उसके साथी हैं, जो उसको सहयोग कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर निशाने पर रहेंगे। ये जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह भी कहा गया कि जल्द ही जो खाड़ी क्षेत्र में नया ऑर्डर जो तैयार किया जा रहा है उसे जल्द ही लागू किया जाएगा जमीनी स्तर पर। यह बात भी ईरान ने कही है। बाकी ये नया ऑर्डर क्या है उसको भी हम जानेंगे, लेकिन इसके साथ ही भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें बदल रही हैं, लगातार जो घटनाक्रम है उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में 3 देशों के विदेश मंत्री से चर्चा की है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तीनों देशों के विदेश मंत्री से बात की और संघर्ष पर एस जयशंकर ने ये बात की है। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर यह पूरी बात हुई है, चर्चा हुई है और साथ ही चिंता भी जाहिर की है 3 देशों के साथ, जिसमें ईरान है, कतर है और यूएई है। इन तीनों देशों के साथ सीधी बात हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से की गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि हॉर्मुज से इसकी बड़ी खबर है, जहां एक और भारतीय टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। जी हाँ, ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक और भारतीय टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ये पार किया है और ग्रीन आशा ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। और ग्रीन आशा की अगर हम बात करें तो 20,000 टन एलपीजी इस पर सवार है और ये हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला नवा भारतीय टैंकर है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 8 जहाज जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले ही पार कर चुके हैं और इससे पहले अगर 8वें की हम बात करें तो ग्रीन सानवी जिसका नाम है, वो आज भारत पहुंच जाएगा, जिसके ऊपर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। तो सीधे तौर पर एक और जहाज अब भारत की ओर आ रहा है और आज वो भारत पहुंच जाएगा और इसके साथ ही नवा जहाज जो है उसने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया और वो भी बहुत जल्दी भारत पहुंचेगा। तो जहां एक तरफ अगर हम देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए कई सारे जो जहाज हैं वो वहां पर कतार में लगे हुए, वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के जहाज एक एक करके हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है और आज इस संघर्ष का 38वां दिन है और 38वें दिन के साथ ही अगर हम देखें तो इसका वैश्विक स्तर पर काफी खासा असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो ओपेक जो समूह है उसके देशों की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है।
ओपेक समूह के देशों ने फैसला लिया है कि जो तेल का उत्पादन है उसे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर जो स्थिरता है तेल को लेकर वो बनी रहे। मई में तेल उत्पादन जो है वो बढ़ाया जाएगा और तेल उत्पादन बढ़ाने की अगर हम बात करें तो ओपेक देशों की तरफ से ये फैसला लिया गया। ओपेक देश के जो 8 देश हैं उन्होंने ये फैसला लिया, जिसमें 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन की ये बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तेल बाजार को स्थिर करने की ये एक कोशिश ओपेक की तरफ से की गई है। और इसी पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आपको बता दें कि जेएनयू से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डॉक्टर राजन कुमार से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। डॉक्टर राजन जी, सीधे तौर पर 38 दिन से ये संघर्ष लगातार जारी है, दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर असर भी बहुत खराब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल ही में अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है, मंगलवार रात 8 बजे तक का। जी बिल्कुल कृतिका, मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बता दूँ कि जो अभी जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया में कि जिस ढंग से वॉर चल रहा है, तो लग रहा था कि कुछ सीज़ फायर की जो क्लेम्स हो रहे थे, काउंटर हम्म। क्लेम्स हो रहे थे, ट्रम्प भी उसका क्लेम कर रहे थे। लगता है कि वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे युद्ध के काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बातें हैं, जो ट्रम्प ने अपने जो सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पेज जो उन्होंने पोस्ट किया था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया, एक डेडलाइन दिया है कि अगर मंगलवार के शाम तक 8 बजे तक यानी कि उस पे अगर नहीं कार्रवाई होती, हम्म। यानी कि हॉर्मुज़ को ईरान नहीं खोलता है, जी। तो उसमें उसकी कार्रवाई में वो वहाँ पे एक नरक जैसा सिचुएशन वहाँ पे पैदा करेंगे और जिसमें उन्होंने सीधी तरीके से धमकी दी है कि वहाँ के जो पावर प्लांट्स हैं जो एनर्जी सप्लाई के पावर प्लांट्स होते हैं हर एक देश में, तो उस पे हमला किया जाएगा और उनके जो ब्रिजेज़ हैं, यानी कि उन्होंने बोला कि पावर डे ब्रिज डे, तो हम्म। इसको मिला के वो जो हमले अभी तक नहीं किए जा रहे थे जी। और उस पे सीधे तो हालाँकि एक ब्रिज को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज को पहले भी वो कर चुके हैं। लेकिन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो युद्ध में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिविलियन में ज़्यादा उसका प्रयोग होता है, तो उसको डैमेज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का दोनों तरफ से काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। तो बिल्कुल। वैसे में ट्रंप ने धमकी दी है कि उनके जो पावर प्लांट्स हैं और जो ब्रिजेज़ हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा और एक नरक जैसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी। और चूँकि उसका डेडलाइन दिया है, तो यह मान के चलें कि सीज़ फायर नहीं हो रहा है और डेडलाइन भी काफ़ी करीब आता जा रहा है। तो वैसे में ईरान भी रिटेलिएट, अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है, जिसकी संभावना है, तो वैसे में ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा जी। और ईरान अमेरिका पे तो नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे वो क्या कर अमेरिकन जो बेसेस हैं, उसको हमला हम्म। करने की कोशिश कर रहा है। ख़ासकर आपने देखा है कि कतर और यूएई में और बहरीन में काफ़ी ज़्यादा हमले किए हैं और उन्होंने यह भी बोला है कि उनके भी जो कॉर्पोरेट हैं, जैसे कि अमेज़न या गूगल इत्यादि जो हैं उन पे हमले किए जाएँगे। उनके जो डिसैलिनेशन जो प्लांट्स होते, जो कि पानी बनाने जानते हैं इन सारे जी। देशों में पानी का बहुत पीने का पानी की जी। बहुत बड़ी समस्या होता है, तो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। तो वैसे बिल्कुल। में उन प्लांट्स पे हमला किया जाएगा, यानी हम्म। कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों तरफ से हमला होने की संभावना है और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, केवल वेस्ट एशिया के लिए नहीं, जी। पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ पे सारे देशों के लोग और वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट है, हम्म। सारे देशों के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, पूरे विश्व का इन्वेस्टमेंट है। वैसे में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है जी। और जो अभी शिप्स आ भी रहे हैं दूसरे हम्म। देशों के, जैसा कि आपने देखा कि ईरान अभी कुछ देशों के लिए वहाँ पे शिप्स बोला है कि वो जा सकते हैं। उनके जी। जो बिल्कुल। फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और भारत के भी शिप्स, नौमा शिप जैसा जी। कि आपने बताया अपने प्रोग्राम में, तो वो भी बाधित हो सकता है अगर यहाँ पे युद्ध बढ़ता है तो। और युद्ध के बढ़ने की काफ़ी संभावना है, मैं बता दूँ। इसके साथ ही डॉक्टर राजन, अगर हम देखें तो जहां एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए कई सारे जहाज वहां पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी हमने देखी, वहीं दूसरी तरफ भारत के जो जहाज हैं वो एक एक करके हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे हैं। नवे जहाज ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है, जिस पर एलपीजी लदी हुई है। और ऐसे में क्या भारत की रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो भी लगातार बाकी अन्य देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, भारत की जो नीति है, वहाँ पे हम इस युद्ध में नहीं फँसना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जिस ढंग के एनर्जी पे दबाव अब बनता जा रहा है। तो वैसे में जो भारत की रणनीति यह है कि दोनों पार्टी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और अभी आपने देखा अपने प्रोग्राम में भी आपने जिस ढंग से बताया, और वो एक सही स्ट्रैटेजी है कि हम जो अरागची से बात किया, फिर कतर के लीडर से बात की, यूएई में चूँकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारे, तो यूएई के लोगों
से भी वहाँ पे बात की। कोई भी अगर समस्या पैदा होती है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। एक तो कि एनर्जी की जो समस्या अगर पैदा होती है वहाँ पे तो उसको हम कैसे इन सारे देशों से डील की बातचीत हो रही है वहाँ पे हमारे। और दूसरा कि इस युद्ध का जो प्रभाव है उसको कैसे रोका जा सकता है। खासकर जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पे कि भारत के आप जानते हैं पश्चिमी एशिया में लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो वैसे में इस प्रभाव को जो युद्ध का फैलता प्रभाव है उससे हम अपने लोगों को और अपनी जो एनर्जी के इशू है उसको कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने तीनों देशों से बातचीत की है। और जो हमारी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी पॉलिसी है कि इस युद्ध में कैसे जो दूसरी पार्टीज़ हैं उसको कैसे वहाँ पे एक तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए जिससे बातचीत की संभावना पैदा हो। अभी जी। ब्रिटेन ने भी एक हॉर्मुज़ खोलने के लिए देशों का एक बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि हम भी शामिल हुए थे, 40 से 10 ज़्यादा देश शामिल हुए थे। तो हम जो एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, जो हुँ। वार के प्रभाव है उसको कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारी विदेश नीति न्यूट्रल है वहाँ पे, वार सॉल्व होने की है, लेकिन साथ ही हम कोशिश यह कर रहे हैं कि कैसे एक तरह से माहौल तैयार हो जहाँ पे कि बातचीत की संभावना बने और कम से कम जो इसके प्रभाव हैं जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको उससे कैसे रोका जा सके, इसके लिए हम वहाँ के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। जी। इसके साथ ही डॉक्टर राजन एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूंगी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कि लगातार धमकी पर धमकी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे ही रहे हैं। कभी 10 दिन की धमकी, कभी 48 घंटे की धमकी और अब एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। लेकिन ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि हम पे धमकियों का कोई असर नहीं होगा और अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी प्रकार का कोई भी हमला होता है तो हम उसका पूरी तरीके से पूरी शक्ति के साथ जवाब भी देंगे। और अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका के जो ठिकाने हैं और जो लोग उनको साथ दे रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उन पर भी निशाना साधा है। जी, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका यहाँ पे थोड़ा-सा फँसता हुआ नज़र आ रहा है हुँ। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ट्रम्प के जो पोस्ट में उन्होंने जो पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल में, तो काफ़ी यानी गालियों का भी प्रयोग किया जी, है। मैं बिल्कुल। उसको यहाँ पे नहीं बोल सकता आपके दर्शकों के सामने। लेकिन इस ढंग का जो है एक तरह से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। हुँ। अमेरिका यहाँ पे देखिए 2-3 कारण हैं जिससे कि फँसता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो कि वो ट्रम्प की जो स्टेटमेंट है पहले तो काफ़ी बदलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल। अमेरिकन ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो उनको 3 तरह का डर है। एक बोला जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से बताऊँ तो एक इंट्रैपमेंट कि आप फँसते हुँ। जा रहे हैं, उसमें फँस जा रहे हैं, वहाँ पे जो क्वागमायर है, दलदल है उसमें आप फँसते जा रहे हैं। और मैं पहले अमेरिका सोचा था कि हम 2 वीक, 3 वीक में वहाँ पे से वापस चले जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा एक बोला जाता है कि अबैंडनमेंट शब्द का प्रयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसका मतलब कि जो लोग आपको छोड़ देते हैं। तो जो उनके जो एलाइज़ हैं, जो उनके जो सहयोगी देश थे, यूरोपियन देश इत्यादि ने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ये हमारा युद्ध नहीं है और हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जी। तो वही में उनको लग रहा है कि हमारे जो देश हैं, जो सहयोगी राष्ट्र वह भी वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और अमेरिका की जनता भी इस पॉलिसी को वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 62% लोग वहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अबैंडनमेंट भी उनको लग रहा है ट्रम्प को। और तीसरा कि जो एक कॉस्ट होता है कि ईरान ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसमें कि अमेरिका का कॉस्ट कैसे बढ़ा दिया जाए, अमेरिका के वार का कॉस्ट कैसे बढ़ा दिया जाए। हुँ। तो उन्होंने क्या किया कि जो पड़ोसी देश हैं उस पे उनके जो पश्चिमी एशिया के जो सहयोगी देश थे उन पे हमला उन्होंने करना शुरू कर दिया है और उससे वहाँ पे काफ़ी घबराहट है। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की जो पूरी पश्चिम एशिया की नीति है वह उससे प्रभावित हुई है। और जो कुछ दिन अब जो अमेरिकन जो हवाई जहाज़ हैं जी। उनके जो फाइटर उस पे भी हमला हुए हैं तो उससे भी उसका नुकसान हो रहा है। तो पूरी तरह से इसमें अमेरिका का भी काफ़ी नुकसान होता जी, दिख रहा है वहाँ बिल्कुल। पे। और ट्रम्प भी इस पॉलिसी को कैसे डील करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ख़ासकर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हुँ। बाकी जो देश हैं वह उनको जी। वहाँ पे साथ नहीं है। तो ऐसे में एक तरीका बनता है कि बातचीत जी, का ही तरीका अल्टीमेटली सॉल्व किया जा सकता है। और बिल्कुल। पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, केवल वो वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं है। जी। फूड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जी, बढ़ता जा रहा है, एनर्जी का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल। इसलिए सारे देशों पे इसके प्रभाव दिख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन, अपना कीमती समय हमारे आज के